जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिज्ञा परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले एक दो मंथ में श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम जो पिछली बार हुए हैं, जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के, उसमें कैसा पैटर्न आया और ये यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में 16-17 तारीख को एग्जाम और करवाने जा रही है एलडीसी और स्टेनोग्राफर के। इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी यहां से प्राप्त करेंगे कि भाई यहां से कैसा पेपर आएगा और उसका लेवल कैसा रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कैसा पैटर्न आया है, पेपर कैसा बना है, कौन कौन से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है, उसके बारे में अपन यहां पर बातचीत करेंगे आपसे भाई। तो एक बार सभी विद्यार्थियों को मैं यही कहना चाह रहा हूं कि प्रतिज्ञा परिवार का जो एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी अपडेट नया आने वाला है वो आपके बीच में जरूर आए। तो दोस्तों, अपन चलेंगे कि भाई पेपर का लेवल कैसा आएगा। सबसे पहले यही बात करते हैं पेपर का लेवल में। सबसे पहले मैं बात करता हूं जीके की। किसकी बात करता हूं? जीके की, जिसमें राजस्थान जीके का जो फॉर्मेट आता है उसमें कैसा जो लेवल रहा है पिछली बार और अब कैसा लेवल रहने वाला है, उसके बारे में अपन जानकारी देखेंगे भाई। इसके बारे में कि जीके में क्वेश्चन आया पिछली बार, एक अरावली से क्वेश्चन पूछा। अरावली से क्वेश्चन आया कि भाई अरावली राजस्थान में कौन से जिले में नहीं फैली हुई है। यह क्वेश्चन आया अरावली के बारे में। देखो, अरावली राजस्थान के 13 जिलों में फैली हुई। राजस्थान के कितने जिलों में फैली हुई है? 13 जिलों में फैली हुई है अरावली। लेकिन इसमें से यह पूछा गया कि कौन से जिले में नहीं फैली हुई है। तो यहां पर हमारा उसमें 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में एक तो अजमेर था, उसके बाद में एक सिरोही था, एक दौसा था, एक डूंगरपुर था। तो यहां पर हमारा राइट आंसर होना था वो डूंगरपुर था। ऐसा क्वेश्चन पूछा, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आया। अब अरावली में से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे भाई। बने रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके बीच में मैं साझा कर रहा हूं। देखो भाई लोगों, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई अरावली की राजस्थान में जो लंबाई है वो कितनी है। तो एक तो ये बात आपको याद रखना है, 550 किलोमीटर। अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। यह बात अच्छे से याद रखना है, यह काम की चीज है। उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि अरावली का जो निर्माण है वो कब हुआ। तो प्री कैम्ब्रियन युग में। ये भाई अच्छे से देख लेना, प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इस चीज को भी अच्छे से देख लेना। देखो, या तो ये पूछा जाएगा अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है, या पूछा जाएगा अरावली का निर्माण कब हुआ। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अपन को पूछ लिया गया है। अब इसकी बारी है जो मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन वो आते हैं जैसे अरावली में से जो क्वेश्चन आया उसके आस पड़ोस के जो भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादा रेडार पर रहते हैं, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद में अरावली की औसत ऊंचाई पूछी जा सकती है। अरावली की औसत ऊंचाई है 930 मीटर। 930 मीटर अरावली की औसत ऊंचाई है, यह पूछी जा सकती है। या अरावली की सबसे ऊंची चोटी या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा सकती है, गुरु शिखर। गुरु शिखर, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, अच्छे से देख लेना। यह पूछा जा सकता है अरावली में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार, यह क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। आराम से देखना। और इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है 1360 मीटर। ये भी देख लेना भाई। गुरु शिखर पूछी जा सकती है, उड़िया का पठार पूछा जा सकता है, राजस्थान में अरावली की लंबाई पूछी जा सकती है, या अरावली का निर्माण कब होता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, अच्छे से देख लेना भाई। और कैसे क्वेश्चन आए भाई वो भी अपन चर्चा करेंगे यहां पर भाई, अच्छे से देखना। अब देखो, ये अरावली में से ऐसा क्वेश्चन आया। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया बूंदी की पहाड़ियों का। एक क्वेश्चन आया बूंदी की पहाड़ियों का।
क्वेश्चन आया बूंदी की पहाड़ियां। देखो भाई लोगों, बूंदी की पहाड़ियां है कहां पर, तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा बूंदी की पहाड़ियां बूंदी में है। लेकिन ये जो पहाड़ी श्रृंखला है ये अर्धचंद्राकार है। ये कैसी पहाड़ियां हैं? अर्धचंद्राकार है। अच्छे से देख लेना भाई, अर्धचंद्राकार है। लेकिन आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि बूंदी की पहाड़ियां कहां पर है, लेकिन बूंदी की पहाड़ियों का एक दूसरा नाम है, उसका नाम है आडा वाला पर्वत। आडा वाला पर्वत, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा। आडा वाला पर्वत कहां पर है? तो बूंदी में है। अभी हाल ही में बीएसटीसी प्री एग्जाम हुआ, उसमें पूछा कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पर है। ये क्वेश्चन आया भाई, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहां पर है, तो अपन को बताना है बूंदी में अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। ये अच्छे सा देखना है, इन चीजों को एनालिसिस करना है। उसके बाद में जब आप मैप बना के इन चीजों को पढ़ोगे तो ये चीजें दिमाग में ज्यादा रहेगी आपके भाई। ये चीजें अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया राजस्थान का, राजस्थान में चंबल नदी प्रवाहित होती है। राजस्थान में चंबल नदी प्रवाहित होती है, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला भाई। सहायक नदियां, देखो भाई सहायक नदियां अच्छे से देख लेना। 3-4 में नदियां बताऊंगा, उनकी सहायक नदियां, उसका उद्गम, ये सारी चीजें देख लेना भाई। देखो मैं सहायक नदियों के बारे में बात करूं आपके बीच में भाई, तो सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहले मैं सहायक नदियों के बारे में बात करूं तो बामणी, मेज, मांगली, उसके बाद में घोड़ा पछाड़, उसके बाद में आहू, उसके बाद में काली सिंध, के बाद में देखना है आगे, काली सिंध के बाद में पार्वती, परवन। ये क्या है भाई? ये चंबल की सहायक नदियां हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि चंबल की सहायक नदियां कौन सी है, ये अच्छे से देख लेना। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं चंबल का उद्गम कहां से होता है। देखो भाई लोगों, अब की बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। उद्गम जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियां, जाना पाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि इस चंबल नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उन बांधों का नाम आना चाहिए। तो मैं सबसे पहला उद्गम की ओर से जो बांधों का क्रम बताना चाह रहा हूं, पहला बांध है, उस बांध का नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर। उसके बाद में दूसरा बांध मैं आपको बताना चाह रहा हूं राणा प्रताप सागर, प्रताप सागर। उसके बाद में तीसरा बताना जा रहा हूं राणा प्रताप सागर के बाद में जवाहर सागर, जवाहर सागर। और चौथा बांध है, उसका नाम है कोठा बैराज, कोटा बैराज। ये बांध यहां पर बनाए गए हैं चंबल पर। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है भाई, अच्छे से देख लेना। एक और है भाई, चंबल पर एक जल प्रपात है, उसका नाम भी आपको याद रखना है, चूलिया, चूलिया जल प्रपात। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, 18 मीटर वाटरफॉल है। इसको भी अच्छे से देख लेना, ये भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है भाई। 16-17 तारीख को आपके एग्जाम है। और कैसे क्वेश्चन बने सर, और भी बता दो भाई। और भी बताने वाला हूं। क्वेश्चन आया एक, निम्न में से रबी की फसल, निम्न में से रबी की फसल नहीं है, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं रबी की फसल। रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल मतलब शीत ऋतु में बोई जाती है।
कौन सी ऋतु में बोई जाती है भाई? शीत ऋतु में रबी की फसल बोई जाती है। कौन कौन सी रबी की फसलें हैं उनके नाम याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। एक बार इनके नाम याद रख लो। देखो दोस्तों, प्रतिज्ञा परिवार जो भी एग्जाम होने जा रहे हैं उनका पूरा का पूरा एनालिसिस आपको पहले बताया जाता है, कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस है। हमने कई बार जितने भी एग्जाम हुए हैं उनसे पहले पूरी पूरी रणनीति बताई है। तो लगातार जुड़े रहिए इस प्रतिज्ञा परिवार के यूट्यूब चैनल पर। एप्लीकेशन को भी ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करना है आपको, वहां पर पूरी का पूरा जो आपको कोर्स मिल जाएगा, मतलब जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका भाई। शीत ऋतु में अब देखो, मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूं गेहूं, गेहूं के बाद में मैं बताना चाह रहा हूं सरसों, सरसों के बाद में मैं बताना चाह रहा हूं राई, उसके बाद में सौंफ, सौंफ, उसके बाद में मेथी, मेथी, गेहूं, सरसों, राई, सौंफ, मेथी, जीरा, जीरा, गोड़ा जीरा। ये जो है, ये जो फसलें हैं ये रबी की फसलें हैं। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो रबी की फसलें एग्जाम में आ रखा है, तो आपको दोस्तों खरीफ के बारे में भी याद रखना पड़ेगा। खरीफ की फसलें कौन कौन सी है देखते हैं भाई। खरीफ की फसलें, अब देखो खरीफ की फसलों के बारे में देखूं मैं, तो खरीफ की फसलों में सबसे पहले मैं बात करता हूं चावल की, ये लो भाई चावल। उसके बाद में मैं बात करता हूं कपास की, ये लो भाई कपास। उसके बाद में बात करता हूं बाजरा, उसके बाद में मैं बात करता हूं मूंग, उसके बाद में बात करेंगे मोठ की, मोठ के बाद में जवार, जवार के बाद में आपको बात करेंगे गंवार। उसके बाद में देखो जवार हो गया, मूंग, मोठ, तिल, तिल हो गया। उसके बाद में गन्ना। ये जो सारी फसलें हैं ये खरीफ की फसलें हैं, इनको अच्छे से देख लेना। यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, आराम से इन चीजों को देखना भाई। और कैसे क्वेश्चन आए भाई, और हिस्ट्री के और कैसे क्वेश्चन आए उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे भाई। तो कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन कैसा आया, हाँ एक क्वेश्चन आया भाई, मर्त नदी किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया भाई, मर्त नदी किसको कहा जाता है। देखो ऐसा क्वेश्चन आया है एग्जाम में, मर्त नदी। अब कैसा क्वेश्चन आएगा और देखते हैं। देखो मर्त नदी, देखो भाई लोगों, मर्त नदी कहा जाता है गगर को, मर्त नदी कहा जाता है गगर को। अब प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, देखो गगर नदी है उसका उद्गम कहां से होता है, गगर नदी है उसका उद्गम कहां से होता है वो देख लेना अच्छे से। गगर नदी का जो उद्गम है उसको देख लेना भाई। गगर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो याद रखना कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, कालका की पहाड़ियां, कालका की पहाड़ियां, और कालका की पहाड़ियां कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक जो एग्जाम हुआ है जो कृषि प्रयोजक का जोबनेरिस यूनिवर्सिटी में, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब की बार आपको भी एलडीसी और स्टेनो में ये 16-17 तारीख को जो आपके एग्जाम है उसमें आपको ये निश्चित रूप से ऐसा पैटर्न पूछा जा सकता है। अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छा सा। अब उद्गम कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, और गगर नदी के तट पर कौन से शहर, कौन सी जगह, कौन से स्थान स्थित है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। उसके बाद में पीलीबंगा, पीलीबंगा भी गगर नदी के तट पर है। उसके बाद में भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग भी कहां पर है, कालीबंग इस गगर नदी के तट पर है। इसको भी अच्छे से याद करना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनने के लायक है। यहां से गगर नदी पर, गगर नदी पर स्थित कौन कौन है, कालीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है और भटनेर दुर्ग है। गगर नदी के बारे में ये याद रखना। और गगर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं भाई, किसके नाम से जानते हैं, हकरा के नाम से जानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में, उसके बाद में एक क्वेश्चन आया, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया गया। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित किया। प्यारे विद्यार्थियों ये स्थापित किया गया रावत भाटा,
रावत भाटा। ये रावत भाटा कहां पर है भाई? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। अब की बार ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राजस्थान की अणु नगरी किसको कहा जाता है? राजस्थान की अणु नगरी किसको कहा जाता है? एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है अणु नगरी का। दूसरी बात है, जो रावत भाटा है वो रावत भाटा मतलब कौन सी नदी के तट पर है? चंबल। अरे भाई कौन सी नदी के तट पर है? चंबल नदी के तट पर है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल सकता है। दूसरी बात है, जो रावत भाटा है किसके सहयोग से डेवलप किया गया है? कनाडा के सहयोग से। अरे किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से किया गया है। यह भी अच्छे से याद रख लेना भाई। ये लो भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन आया, आपके बीच में एक क्वेश्चन आया भाई अभी हाल ही में। सारी चीजें अपन यहां पर डिस्कस करेंगे भाई। उसके बाद में एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया। मतलब क्वेश्चन पूछा गया, अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने किया? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। सबसे पहले तो ये आपको देखना है ये झोंपड़ा है कहां पर? अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है कहां पर? इसका निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण किया है भाई, ये भी याद रख लेना। दूसरी बात, ये जो झोंपड़ा है ये कहां पर है? अजमेर में है। अजमेर में। तो अजमेर से ये क्वेश्चन निकल कर आया है सामने, तो अजमेर से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे भाई लोगों। अच्छे से देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीज है। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं अजमेर से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अजमेर से क्वेश्चन बनेंगे आपके बीच में, या तो पूछा जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? ख्वाजा साहब की दरगाह कहां पर है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। या पूछा जा सकता है तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? एक ये क्वेश्चन आपको आराम से देखना भाई, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में एक निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है यहां पर भाई, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहां पर है भाई? अजमेर के सैलामाबाद में है। उसके बाद में मैं बात करूंगा, एक और क्वेश्चन आ सकता है, आना सागर झील कहां पर है? आना सागर झील कहां पर है? यह क्वेश्चन आ सकता है। या आपको पूछा जा सकता है फोय सागर झील कहां पर है? फोय सागर झील कहां पर है? ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनने के ज्यादा चांस रहेंगे, इसलिए इन चीजों को अच्छे से क्लियर करके जाना है। क्योंकि आपको पूछा गया अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। अब आपको यह पूछा जा सकता है यह झोंपड़ा है कहां पर? अजमेर में है। अजमेर में और ऐसी कौन सी मतलब दर्शनीय स्थल है, ऐसे कौन से मतलब जो अपन घूमने लायक चीजें हैं वो कौन कौन सी है? तो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, तारागढ़ दुर्ग है, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है, और क्या है? आना सागर और फोय सागर यहां पर जिले हैं। ये भी अच्छे से देख लेना भाई। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो वो भी देख लेंगे भाई। और कैसे क्वेश्चन आए यहां पर देखते हैं भाई। और कैसे क्वेश्चन आए, एक युद्ध का पूछा गया है भाई। युद्ध पूछा, खानवा का युद्ध। मतलब युद्ध का वर्णन पूछा है। खानवा का युद्ध कब हुआ? डेट पूछिए भाई। खानवा का युद्ध कब हुआ ये डेट पूछिए। तो देख लो भाई, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो आपको पता है 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में खानवा का युद्ध होता है। कब होता है? 1527 में खानवा का युद्ध होता है। और यह युद्ध किसके मध्य होता है? सांगा और बाबर के मध्य होता है। अरे किसके मध्य होता है भाई? सांगा और बाबर के मध्य यह खानवा का युद्ध होता है। इसको अच्छे से देख लेना। अब आपको यह भी पूछा जा सकता है खानवा है कहां पर? तो खानवा है प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर में। खानवा कहां पर है? भरतपुर में है। अब आपको यह याद रखना है बयाना का युद्ध कब हुआ। यदि आपको अच्छे से देखना इन चीजों को, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ यह भी पूछा जा सकता है। आपको यह भी पूछा जा सकता है जैतारण का युद्ध कब हुआ, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, देख तो बताता हूं मैं भाई। सुमेल गिरी, सुमेल गिरी का युद्ध कब हुआ? ये सुमेलगिरी का युद्ध है भाई लोगों। ये कब होता है ये मैं बताना चाह रहा हूं। ये सुमेलगिरी का युद्ध 1544 में होता है। 1544 में होता है। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य होता है। और इस युद्ध में
शेरशाह सूरी कहता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। बहुत इंपॉर्टेंट, सुमेल गिरी, गिरी सुमेल जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना। हल्दी घाटी का युद्ध, इसे राजस्थान की थर्मोपोली कहा जाता है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। 1576 में यह युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, यह भी अच्छे से याद रखना। एक और युद्ध है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिवेर का युद्ध। अरे कौन सा है? दिवेर। दिवेर का युद्ध कब होता है? 1582 में होता है भाई लोगों, 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। यह युद्ध किसके मध्य होता है? यह युद्ध होता है महाराणा प्रताप का जो बेटा है अमर सिंह, उसके मध्य, और मान सिंह का एक सेनापति होता है, मुख्य सेनापति, उसका नाम होता है सुल्तान खां, उसके मध्य यह युद्ध होता है। और युद्ध बहुत ही भयंकर लड़ा जाता है। अमर सिंह इस युद्ध में विजय हो जाता है। और बताया जाता है कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को कहा मेवाड़ का मैराथन का युद्ध है। ये कौन सा युद्ध है भाई लोगों? मेवाड़ का मैराथन है, इसको अच्छे से याद करना। ये युद्धों के बारे में ये पूरी डिटेल आपको अच्छे से याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीजें हैं, इसको अच्छे से देख लेना। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो कैसा क्वेश्चन आया भाई देखते हैं। एक क्वेश्चन आया, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? प्यारे विद्यार्थियों, हम बहुत अच्छी मेहनत करवाते हैं। हम हमारा जो वीडियो देखना, ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमारे YouTube चैनल पर आपको देखने को मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, आराम से देख लेना भाई। एक एक वीडियो देखोगे तो वहां पर आराम से मिल जाएगा। देखो कर्क रेखा, क्वेश्चन क्या आया? कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर निकलती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान में किन जिलों से होकर निकलती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से निकलती है। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी। ये अच्छे से याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम की चीजें हैं भाई। देखो कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर निकलती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, और माही नदी को 2 बार काटती है। दोस्तों ये अच्छे से देख लेना, ये पूरी पूरी रणनीति है, पेपर उठा के देखना। जो आस पड़ोस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, और प्रतिज्ञा परिवार आपको नया नया अपडेट देता रहेगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको नया नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।